गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मेवाड़ राज्य का अभ्युदय। हम लोगों ने ये जो देखा है कि जब हुनों का आक्रमण हुआ तो उससे गुप्त शासकों की शक्ति क्षीण हो गई थी। उसके बाद हुनों का आक्रमण हुआ, उनका दबदबा राजस्थान के ऊपर भी बना रहा। उसके बाद राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में राजपूतों के विभिन्न राजवंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित किए। उन्हीं में से एक राज्य जो मेवाड़ है उसके ऊपर गोहिलों का वंश का स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये गोहिल कौन कौन से थे तो उसमें हम बात करेंगे मेवाड़ के गोहिलों का उदय। वैसे हम लोग गोहिल के बारे में हम लोग पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं, गोहिलों की उत्पत्ति वगैरह में। थोड़ा सा हम लोग फिर भी देख लेते हैं। गुहिल गुहो अथवा गुहदत्त आनंदपुर के अंतिम राजा शिलादित्य का पुत्र था। पुत्र जन्म के बाद उसकी माता पुष्पावती ने अपना पुत्र विजयादित्य नामक ब्राह्मण को सौंप दिया और वह स्वयं सती हो गई। ब्राह्मण ने उसका पालन पोषण किया। कर्नल टॉड के अनुसार किशोरावस्था में ही गुहू ने इडरा भील राजा का वध करके उस राज्य पर अपने अधिकार कर लिया। ब्राह्मण द्वारा पोषित होने के कारण सूर्यवंशी शिलादित्य के वंशज 10 पीढ़ी तक नागर ब्राह्मण कहलाए। परंतु श्यामल दास ओझा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कर्नल टॉड और नैन्सी की ख्याति के वर्णन को सही नहीं मानते। गोहिल ने मेवाड़ के किन क्षेत्रों पर शासन किया अथवा राजधानी में उसका राज्य कितना विस्तृत था, इस संबंध में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जनश्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि गोहिलों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र नागरिकता था और गोहिल एक बड़े क्षेत्र का शासक था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि आगरे के पास ईसा संवत 1869 में प्राप्त 2000 से अधिक चांदी के सिक्के तथा 9 तांबे के सिक्के जो श्री रोशनलाल सांबर के संग्रह में है प्रमाणित करते हैं कि गोहिल एक स्वतंत्र तथा विस्तृत राज्य का स्वामी था। मेरुकुल के पीछे गोहिल के ही सिक्के मिलना उसके प्रभाव के द्योतक है। गोहिल के समय को लेकर भी इतिहासकारों में भारी मतभेद है। डॉक्टर ओझा गोहिल का समय 566 ईस्वी के आसपास मानते हैं, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा 5वीं सदी के अंतिम भाग में मानते हैं। गोहिल के उत्तराधिकारियों के बारे में भी हमारे पास प्रामाणिक जानकारी नहीं है। अभी तक जितने साक्ष्य प्राप्त हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसके उत्तराधिकारियों का क्रम इस प्रकार रहा होगा: शील, अपराजित, भरतभट्ट, अल्लठ, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह, नागादित्य। परंतु गोहिल के किसी भी उत्तराधिकारी के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। टॉड के अनुसार गोहिल की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नामक राजा हुआ जो भीलों के हाथों मारा गया और भीलों ने गोहिलों से अपना ईडर राज्य वापस छीन लिया। आगे चलकर नागादित्य का पुत्र बापा बड़ा पराक्रमी निकला। बापा की ऐतिहासिकता इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ये इसके बारे में काफ़ी कपोल कल्पनाएँ प्रचलित हैं। ठीक है, तो और इसका हर चीज़ बापा का विरोधाभासी है। हम इसका सिर्फ अब चित्तौड़ विजय के बारे में बात करते हैं। जनश्रुति के अनुसार 8वीं सदी में बापा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी जो गोहिल के नाम से विख्यात हुआ। जनश्रुति के अनुसार बापा ने मौर्य वंशी राजा मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था परंतु इस जनश्रुति में विशेष वजन नहीं, क्योंकि शिलालेखों से पता चलता है कि मौर्य वंशी शासक 9वीं सदी में चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। अबुल फजल ने भी बापा द्वारा चित्तौड़ लेने का उल्लेख नहीं किया। डॉक्टर रायचौधरी के अनुसार बापा ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया था। वस्तुतः चित्तौड़ विजय के साथ बापा के नाम का उल्लेख बाद के काल की राज्य प्रशस्ति अथवा ख्यातों में ही देखने को मिलता है। चित्तौड़ विजय का कार्य बापा के किसी गोहिल वंशी राजा ने किया होगा। मेवाड़ के गोहिल शासक तो अपने स्वतंत्र सत्ता को भी कायम नहीं रख पाए थे। उसने कई सदियों तक क्रमशः चित्तौड़ के मौर्यों, कन्नौजों के गुर्जर प्रतिहारों, अनिलवाड़ा के चालुक्य, मालवा के परमारों तथा सांबर के चौहानों के सकरत सामंतों के रूप में शासन करना पड़ा था। गोहिलों ने जब कभी भी उनके अधीनता से स्वतंत्र होने का प्रयास किया तो उनके प्रयास को कुचल दिया गया। बापा की मृत्यु। कर्नल टॉड के अनुसार 50 वर्ष की आयु में बापा खुरासन राज्य में चले गए थे और उधर के राज्यों को जीता और वहाँ की बहुत सी मलेच्छ स्त्रियों के साथ विवाह किया, जिनसे बहुत से पुत्र और पुत्रियाँ हुई। 100 वर्ष की आयु पूर्ण के बाद वहीं बापा की मृत्यु हुई। बट ग्रंथों पर आधारित टॉड का ये वृतांत कपोल कल्पित है।
इसमें सच्चाई नहीं, क्योंकि बापा का देहांत नागदा में हुआ था। डॉक्टर ओझा ने कहा, आज भी बापा का समाधि स्थल बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बापा के बाद के प्रमुख राजा कौन कौन से हुए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बट ग्रंथों में बापा रावल के उत्तराधिकारियों के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती। टॉड ने जिन उत्तराधिकारियों का वर्णन किया है वह है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की सूची से मेल नहीं खाते हैं। डॉक्टर शर्मा ने बापा के उत्तराधिकारियों के नाम क्रमशः इस प्रकार दिए हैं: भोज, महेंद्र, नाग, शिलादित्य, अपराजित, काल भोज, खुमान प्रथम, मत्सट, भरतभट्ट सिंह, खुमान द्वितीय, महायक, खुमान तृतीय, भरतभट्ट द्वितीय, अलठ, नरवाहन, शक्ति कुमार, अम्बा प्रसाद। और उसके बाद लगभग 10 शासक ऐसे हुए जिनके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती। ये हमने पहले के वीडियो में भी बात करी थी इस बारे में। भोज के समय में शांति बनी रही, परंतु मेवाड़ की भीलों ने महेंद्र से उसकी भूमि छीन ली और उसकी हत्या कर दी। नाग केवल नागदा के आसपास के क्षेत्रों पर ही अपना अधिकार कायम रख पाया था। शिलादित्य पराक्रमी में निकला था और उसने भीलों को परास्त कर उनकी भूमि को अधिकार में ले लिया था। ये सारी चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले के वीडियो में। अब बात करते हैं हम लोग 1174 ईस्वी के आसपास जो सामंत सिंह ने चालुक्य नरेश अजयपाल को परास्त करके मेवाड़ की ख्याति प्रदान की थी, परंतु कुछ वर्षों बाद ही उसे जालोर के चौहान राज्य के संस्थापक कीर्तिपाल, जिसको हम लोग कीतू भी बोलते हैं इतिहास में, के पराजित होकर भागना पड़ा। कीर्तिपाल ने चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया, परंतु सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने चालुक्य तथा सिसोदिया सरदार भुवनपाल की सहायता से कीर्तिपाल को परास्त करके चित्तौड़ को वापस अधिकृत कर लिया। कुमार सिंह के बाद पदम सिंह और पदम सिंह के बाद जेत्र सिंह सिंहासन पर बैठा। जेत्र सिंह, जिसका समयकाल 1213 ईस्वी से 1252 रहा है। 13वीं सदी के आरंभ में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। इस समय तक अजमेर के चौहानों की शक्ति का पतन हो चुका था और राजस्थान एक विस्तृत भूभाग तुर्क सेनाओं द्वारा पदाक्रांत किया जा चुका था। संयोग से मेवाड़ के घुरिद शासकों को मोहम्मद गौरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के आगमन का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि भारत पर तुर्कों के प्रारंभिक काल में उन्हें मुसलमानों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। इसका मुख्य कारण चित्तौड़ की सामरिक एवं भौगोलिक स्थिति रही है। 1213 ईस्वी में जेत्र सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा और उसने 1252 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने सैनिक विजयों से न केवल मेवाड़ को सुदृढ़ ही बनाया, अपितु उसकी सीमाओं का विस्तार करके उसे राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाया। जेत्र सिंह की पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जालोर के चौहान राज्य के संस्थापक कीर्तिपाल यानी कीतू ने गोहिल राजा सामंत सिंह को परास्त किया था कि चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद जेत्र सिंह ने गोहिलों की इस पराजय का बदला लेने तथा आसपास के राज्यों पर मेवाड़ का प्रभाव बढ़ाने का निश्चय किया और अपने समकालीन चौहान वंशी राजा उदय सिंह के नाडोल राज्य पर आक्रमण कर दिया। चौहान नरेश उदय सिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पोत्री रूपा देवी का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ करके मेवाड़ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। डॉक्टर ओझा का मानना है कि जेत्र सिंह ने मालवा के परमारों को भी परास्त किया। उसके अनुसार जेत्र सिंह ने परमार नरेश देवपाल को परास्त किया था। जेत्र सिंह और गुजरात के सोलंकियों के आपसी संबंधों के बारे में निश्चित तौर पर कहना कठिन है। जेत्र सिंह के पूर्व गुजरात के शासकों ने मेवाड़ में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। जेत्र सिंह उनके प्रभाव से कब और कैसे मुक्त हुआ ये विवादास्पद है। ओझा के विवरण से इतना ही पता चलता है कि गुजरात के भीमदेव के अल्पवयस्क होने के कारण शासन की बागडोर बघेल वंश से लवन प्रसाद और उसके पुत्र वीरधवर के हाथों में चली गई थी। वास्तुपाल और तेजपाल नामक मंत्रियों ने उनकी स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बनाया। ये दोनों मंत्री तुर्कों की बढ़ती हुई शक्ति से लोहा लेने के लिए गुजरात और मेवाड़ के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कराना चाहते थे, परंतु जेत्र सिंह ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक जेत्र सिंह गुजरात के प्रभाव से मुक्त हो चुका था और उसने अपनी सैनिक शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ एवं संगठित कर लिया था। बात करते हैं जेत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत की। इस समय तक भारत में तुर्की राज्य की जड़ें मजबूत हो चुकी थी और दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करके उसे अपने अधीनता में लाने का निश्चय कर चुका था। संभवतः उसने 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य मेवाड़ पर आक्रमण किया था। जेत्र सिंह को इसी इल्तुतमिश की सेनाओं से संघर्ष करना पड़ा।
जयसिंह सूरीकृत हमीर मद मर्दन से पता चलता है कि दिल्ली सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना मेवाड़ की राजधानी नागदा तक पहुंच गई। उसने आसपास के कस्बों, गांवों और राजधानी को लूटा तथा कई भवनों को नष्ट कर दिया। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जेत्र सिंह अपनी सेना सहित राजधानी से बाहर चला गया और उसने छापामार युद्ध पद्धति से स्थान स्थान पर मुस्लिम सेना का डटकर सामना किया और अंत में तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि इल्तुतमिश को स्थायी सफलता न मिल सकी। तुर्कों के पलायन के बारे में हमीर मद मर्दन में जो विवरण दिया गया वह अतिशुक्तिपूर्ण एवं कपोल कल्पित प्रतीत होता है। उसके अनुसार गुजरात की वीर धवल के सेना सहित मेवाड़ की सहायता को आने की अफवाह से तुर्क भाग खड़े हुए। इसकी आलोचना करते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि यह पूर्णतः असंगत मालूम होता है कि वीर धवल की, जिसके साथ मैत्री संबंध रखने में जेत्र सिंह ने अपनी मानहानि समझता था और जिसका स्तर एक सामंत के रूप में था, दुहाई का मेवाड़ पर ऐसा प्रभाव पड़े कि तुर्की सेना उसके नाम के भय से भाग खड़ी हो। डॉक्टर ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा की मान्यता अधिक उचित प्रतीत होती है कि जेत्र सिंह के प्रबल प्रतिरोध के कारण ही तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा था। परंतु मजे की बात है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के मेवाड़ अभियान का उल्लेख तक नहीं किया है। डॉक्टर के.एस. लाल का मत है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने इस चुप्पी का कारण सुल्तान इल्तुतमिश की पराजय हो सकती है और सुल्तानों के विफल अभियानों का उल्लेख न करना उनकी परंपरा रही है। राजपूत अभिलेखों में इल्तुतमिश के आक्रमण, मुस्लिम सेना की लूटमार, नागदा के विनाश तथा मुसलमानों की पराजय का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। नागदा के विनाश के बाद ही घुइलों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और फिर आने वाले कई सदियों तक चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बने रहने का गौरव मिला। चिरवा शिलालेख से भी इस बात की पुष्टि होती है कि सुल्तान के सैनिकों के साथ युद्ध में नागदा का शहर नष्ट हो गया और उस नगर का दुर्गपाल मारा गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि जेत्र सिंह ने तुर्कों को तो पीछे खदेड़ दिया, परंतु मेवाड़ को और विशेष रूप से नागदा को, जो कि मेवाड़ की राजधानी थी, इस अभियान से काफ़ी हानि उठानी पड़ती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि घुइलों के ऊपर तुर्कों की विजय क्षणिक सिद्ध हुई और घुइल सरदार ने शीघ्र खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। परंतु इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के इस अभियान ने दिल्ली सुल्तानों की भावी विजय योजनाओं को मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब बात करते हैं सिंध के नासिरुद्दीन से संघर्ष के बारे में। आबू शिलालेखों के आधार पर डॉक्टर ओझा का मानना है कि जेत्र सिंह का सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा की सेना के साथ भी युद्ध हुआ था। नासिरुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख दास तथा सेनानायक था। अपने स्वामी की मृत्यु के बाद उसने सिंध पर अपने अधिकार जमा लिया। उसने अपने एक सेनानायक खवास खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गुजरात जाते समय अथवा गुजरात अभियान से लौटती हुई इस मुस्लिम सेना के साथ जेत्र सिंह का युद्ध हुआ था और शत्रु सेना भाग खड़ी हुई, परंतु इस युद्ध की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से नहीं हो पाई है, अतः इसकी प्रामाणिकता में संदेह उत्पन्न होता है। दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन से जेत्र सिंह का संघर्ष। जेत्र सिंह को अपने शासन के अंतिम वर्षों में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस आक्रमण की तिथि में अपने भाई जलालुद्दीन को तिथि के और कारण के संबंध में मुस्लिम इतिहासकार एकमत नहीं है। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान ने अपने भाई जलालुद्दीन को कन्नौज से दिल्ली बुला लिया। जलालुद्दीन को इस निमंत्रण के पीछे अपने प्राणों का भय लगा और वह अपने साथियों सहित चित्तौड़ के आसपास की पहाड़ियों में जा छिपा। इस पर सुल्तान ने उसका पीछे किया। 8 महीने के प्रयास के बाद भी जब सुल्तान अपने ध्येय में सफल नहीं हो पाया तो वापस दिल्ली लौट गया। संभव है कि इस अवसर पर जेत्र सिंह के कड़े प्रतिरोध के कारण सुल्तान को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो और अंत में वह वापस लौटने के लिए विवश हो गया हो। फरिश्ता ने इस सैनिक अभियान का समय 1248 ईस्वी के आसपास बताया है, परंतु तारीख नासिर का लेखक मिनहाज एक दूसरे सैनिक अभियान का उल्लेख करता है। वह लिखता है कि जब उलुग खां को सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने नए पद से हटाकर नागौर का इख्तियार प्रदान किया तो बलबन ने नागौर जाने के बाद रणथंभौर, बूंदी तथा चित्तौड़ तक धावा मारा। बलबन का यह सैनिक अभियान 1253 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। इस अभियान का मुख्य ध्येय लूटमार द्वारा धन प्राप्त करने तक ही सीमित था। यही कारण है कि मिनाज ने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इसके अलावा यह अभियान जेत्र सिंह की मृत्यु के बाद होना चाहिए। राजस्थान के शिलालेख भी बलबन के इस सैनिक अभियान का उल्लेख करते हैं, परंतु उनके विवरण अनुसार इस अभियान के दौरान राजपूतों के कड़ी प्रतिरोध के कारण बलबन को कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। डॉक्टर ओझा का मानना है कि फरिश्ता का विवरण सही हो सकता है और जेत्र सिंह ने सुल्तान के भाई जलालुद्दीन और उसके साथियों को
शायद आश्रय दिया हो और सुल्तान ने उनका पीछा करते हुए चित्तौड़ पर आक्रमण किया हो। कारण जो भी रहा हो, इससे स्पष्ट है कि जयद्रथ सिंह की सैन्य शक्ति के परिणाम स्वरूप मुस्लिम सेना को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। जयद्रथ सिंह का मूल्यांकन। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास में जयद्रथ सिंह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके सुयोग्य नेतृत्व में मेवाड़ राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ। मेवाड़ के पड़ोसी राज्य ही नहीं, अपितु दिल्ली के तुर्क सुल्तान भी मेवाड़ की नवोदित शक्ति से संशयित हो उठे और उसकी शक्ति को कुचलने का प्रयास करने लगे। डॉक्टर ओझा ने लिखा है कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के साथ में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयद्रथ सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की है। वस्तुतः जयद्रथ सिंह के समय में मेवाड़ का क्षेत्र चालुक्य के प्रभुत्व से मुक्त होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त करता है। जयद्रथ सिंह ने अपनी केंद्रीय शक्ति को सुसंगठित करके उसकी सीमाओं का विस्तार किया। उसी ने चित्तौड़ दुर्ग की सामरिक उपयोगिता को समझकर उसकी सुरक्षा के लिए सुदृढ़ प्राचीरों का निर्माण करवाया। विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्रदान कर मेवाड़ की ख्याति को बढ़ाया, परंतु उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसने वास्तुपाल एवं तेजपाल के सुझाव अनुसार यदि वीरध्वल के साथ तुर्कों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करना स्वीकार कर लिया होता तो मेवाड़ को विनाश से बचाया जा सकता था और दिल्ली के सुल्तानों की प्रसारवादी नीति पर भी अंकुश लगाया जा सकता था।